एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स में। पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन मैं लेने वाला हूं उससे आपको बहुत बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत खास है उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाले 2025 में अपना सीयूटी एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। खास तौर पे हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं आज जो सीयूटी एग्जामिनेशन में जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते हैं और उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो ये सेशन आपके लिए ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी एग्जाम को जानने के पहले उस एग्जाम को समझो, ठीक है। और एग्जाम को समझने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके प्लस माइनस क्या है, किन चीजों का ध्यान रखकर हम उस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। और आज के सेशन में मैं आपसे यही सब डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी इस सेशन को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस सेशन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले अगर आप 2025 में अपना सीयूटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं और आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो आप जान लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 50। यहाँ पर ब्रैकेट में 15/35 लिखा है, इसका मतलब मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे कितने पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट इसमें से आपको क्या पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस करने? नहीं, आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो 15 और 35 मैंने यहां पर लिखा था 15/35, इसका मतलब ये था कि यहां पर आपके दो सेक्शंस आते हैं, ठीक है। इस सेक्शन के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एक सेक्शन जो होता है वो कंपलसरी नेचर का होता है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों या अप्लाइड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों। दोनों के लिए 15 क्वेश्चन जो है वो कॉमन है। इसका मतलब दोनों को ये 15 क्वेश्चंस करने हैं, कंपलसरी नेचर का है, कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर ये दोनों को करना है, इसका मतलब ये दोनों का जो कॉमन सिलेबस है वहां से पूछा जाता है। यानी कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों या अप्लाइड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों, दोनों को जो भी कॉमन सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 15 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जो कि कंपलसरी नेचर के होते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने हैं, आपको इसमें कोई चॉइसेस नहीं मिलेंगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि आप इनको छोड़ सकते हैं और इनको कर सकते हैं। आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका दूसरा सेक्शन बी होता है, उसमें आपका B1 और B2 क्लासिफिकेशन होता है। और उसमें अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आप चूज करेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आप चूज करेंगे। और दोनों में आपको 35 क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें से आपको करने हैं केवल 25 क्वेश्चन। यानी कि वहां पर जो 35 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसमें 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप उनमें से कोई भी 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हटा सकते हैं। आपको लगता है कि ये 10 क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, उसे हटा दीजिए, बाकी 25 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो पहले सेक्शन में 15 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 25 क्वेश्चन, मिलाकर 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये इसका क्राइटेरिया है, इसके बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 50 क्वेश्चंस हैं। करने कितने हैं? 40 करने हैं। टोटल टाइम जो मिलने वाला है वो आपको 60 मिनट का मिलने वाला है। तो टोटल टाइम आपको कितना मिलने वाला है? 60 मिनट का मिलने वाला है। नंबर ऑफ सेक्शन के बारे में मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको कि भैया यहां पर आपके पास में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो मैथमेटिक्स ऑब्लिक अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, कंपलसरी नेचर का होता है। इसमें आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलता है कि आपको इतने क्वेश्चंस करने या इतने क्वेश्चन छोड़ने, आपको पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस यहां पर करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन बी होता है उसमें आपके पास B1 और B2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन अगर मैथमेटिक्स का है तो दूसरा सेक्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स को होगा। दोनों ही सेक्शन में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप 25 क्वेश्चन मत ढूंढिए, आप वो 10 क्वेश्चन ढूंढिए जो आपको देखते ही लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल करते जाना है स्पीड में, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि भैया आपके दो सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन कॉमन होगा और एक सेक्शन हमारे पास होगा हमारे स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से। उसमें से हमें आउट ऑफ 35 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? सही करेंगे 5 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपकी मार्किंग स्कीम के थ्रू पता चलेगा। अगर आप कोई भी सवाल सही करते हैं तो आपको उसके 5 नंबर मिलते हैं, गलत करेंगे तो -1 होगा। यानी कि
आपका यहाँ पर जो लॉस होगा वो 1 नंबर का नहीं होगा, 6 नंबर का होगा, क्योंकि 5 नंबर तो हर एक सवाल की वैल्यू है ही, वो तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 1 नंबर आपका और डिडक्ट हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ लॉस जो हो रहा है वो 6 नंबर का हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। टोटल आपका 40 क्वेश्चन इंटू 5 करेंगे, 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है? तो आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, किस सेक्शन में हमें चॉइसेस मिलेंगे, किस सेक्शन में चॉइसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है? सही करने पर कितना नंबर मिलेगा, गलत करने पर कितना नंबर कटेगा, और टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, ये सब कुछ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कि सर हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है? तो मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से सबसे पहले, है ना, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भैया मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करूंगा, उसी के साथ साथ मेरा सीयूटी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस और सीयूटी एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ डिलीटेड पार्ट होता है आपके सीबीएसई के हिसाब से, बट सीयूटी में कोई डिलीटेड पार्ट नहीं है। जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना होता है। सीबीएसई जो सिलेबस आपको हर साल रिवाइज करके आपको देती है, वो डिपेंड करता है कि इस साल उन्होंने कौन सा सिलेबस जो है वो रखा है और कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर उन्होंने हटा दिया है। बट आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर में से आपको सवाल आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है? हालांकि हालांकि इस बार जो आपका पेपर हुआ था 2024 में, इसमें जो भी डिलीटेड टॉपिक्स थे उसमें से सवाल नहीं पूछे गए थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है? क्योंकि 2023 में तो पूछे गए थे। तो मैं आपसे भी बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। बस आप ये कर सकते हैं कि डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं या डिलीटेड चैप्टर जो हैं उन्हें आप आखिरी में एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी आप पूरा फोकस अपने सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड पर करिए। 12th बोर्ड के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है? अपने आप को टेस्ट करिए। ठीक है? अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वहां पर असर्शन रीजन भी पूछे जाएंगे, वहां पर आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल भी पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर सीयूटी में आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो आप वहां पर जो भी बेसिक पढ़ने वाले हैं, जो भी आप नॉलेज गेन करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको यूज में आएगा, काम में आएगा। तो आपको वहां पर फोकस करना है। बस यहाँ पर आते समय थोड़ा सा अपनी अप्रोच पर काम करना है, क्योंकि अगर आप किसी सवाल को सॉल्व करने में समय ले रहे हैं तो वो समय आपको यहाँ पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पर समय आपको कम मिलता है। तो थोड़ा सा अप्रोच पे काम करना है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसके अंदर रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज आता है ना, मैक्सिमम मिनिमा आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। ठीक है? टेंजेंट नॉर्मल भी आता है जो कि रिलेटेड पार्ट है आपका। ठीक है? तो आप उसको भी आखिरी में एक बार पढ़ लेना। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जिसमें एरिया अंडर द कर्व के सवाल आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिसमें ऑर्डर, डिग्री, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बेस बहुत सारे सवाल इस साल पूछे गए थे। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस हो गया। ठीक है? इस टाइप के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। वेक्टर्स हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया जिसके अंदर आपके डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, एंगल बिटवीन दी लाइंस हो गया, प्लेन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं एलपीपी और प्रोबेबिलिटी की, तो यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, और ये काफी इजी और काफी स्कोरिंग टॉपिक है ना, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना है। बस थोड़ा सा माइंडसेट, हल्का सा माइंडसेट आपको चेंज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ठीक है? बट यहाँ पर पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बस आपको अपनी अप्रोच पर काम करना है, समय कम मिलता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी सवाल को अगर हमें जल्दी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन टेक्निक पर काम करना है, अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना है। इन सब चीजों पर अगर आप साइड बाय साइड काम करते चलोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी सीयूटी एग्जामिनेशन में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूं तो सबसे पहला टिप्स तो यही है कि भैया अपने क्लास 12th के सिलेबस पर फोकस करो। अपना क्लास 12th का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। आपका दिसंबर में मान लीजिए या जनवरी में मान लीजिए आपका प्री बोर्ड होता है, तब तक आपका पूरा सिलेबस आपके द्वारा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया है तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर होंगे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। और थोड़ा सा अगर आप साइड बाय साइड सीयूटी को माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि यार कैसे इस सवाल को और जल्दी किया जा सकता है, इस अप्रोच पर अगर काम कर रहे हैं, तो आप बाकी बच्चों से काफ़ी आगे चले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया क्लास 12 का जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है। अपने जो पीवाई क्यूज हैं या पीवाई पीज हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें नीचे मेंशन होता है कि ये सवाल सीयूटी एग्जामिनेशन में 2022, 2023, 2024 में आ चुका है। तो अगर आपके पास ऐसी बुक्स हैं तो आप वो भी देख सकते हो। चैप्टर वाइज आपकी तैयारी होती चलेगी। या तो फिर आपके पास में सीयूटी के पीवाईपीस होने चाहिए, जो कि आपको समर्थ डॉट निक पे मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां पर आपको अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो वहां से भी आप पेपर पूरा डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे जैसे जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, वो चैप्टर्स आप वहां उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो पीवाईक्यूज पीवाईपीस जरूर कर लीजिए। इससे फायदा ये होता है कि आपको माइंडसेट समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में सेम सवाल हमारे, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्योंकि अगर आपने पूरी तैयारी की हुई है तो आपने जो भी स्टैंड बुक रेफर की हो, चाहे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, या कोई भी रेफरेंस बुक हो, तो वहां पर जो आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान, तो जब आप पीवाई क्यूज या पीवाईपीज देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन दिखाई देंगे वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा ये सवाल एग्जैक्टली हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। बट वहां पर हमें इसको कैटेगराइज करके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर के सवालों में पूछा था, यहाँ पर हमें फिक्स है कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर कोई बच्चा अपने अप्रोच पर काम कर रहा है, थॉट प्रोसेस पे काम कर रहा है, कैसे सवालों को जल्दी किया जा सकता है, इस पर फोकस कर रहा है, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो सीयूटी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज पीवाईपीस करने हैं। इससे आपका माइंडसेट पता चलता है एग्जामिनर का कि उसके दिमाग में क्या है, वो किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को मैच करना चाह रहा है, किस दायरे में वो रहकर वो पेपर बनाता है। आपको पता चल जाएगा कि इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इससे नीचे एग्जाम का लेवल नहीं जाएगा। तो ले दे के जो लेवल रहने वाला है वो इसके बीच में ही रहने वाला है, इसके आसपास ही रहने वाला है। तो अगर मैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हल्का सा और अपग्रेडेशन कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है। दूसरा, सॉल्व करने की जो अप्रोच है उस पर काम करो। मैंने बार बार बोला है कि भैया सवालों को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक बच्चा सवाल को सॉल्व कर लेता है। कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कर लेते हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कर लेते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कम से कम समय में अगर वो सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं सीयूटी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ तो वहां पर कम से कम समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को जल्दी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस अप्रोच पर काम करते हो कि यार कैसे इस सवाल को मैं जल्दी कर सकता हूँ, साल भर आपको हर बार जब भी आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं आपको लग रहा है इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, और आप इस पर काम कर रहे हैं कि इसमें से कौन से स्टेप्स हैं जो मैं मन में कर सकता हूँ, कौन से स्टेप्स हैं जो मैं खा सकता हूँ, गायब कर सकता हूँ, या इसको करने का और कोई दूसरा बेस्ट अप्रोच हो सकता है क्या। तो अगर आप कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे इसके बारे में तो कहीं ना कहीं आपके पास में प्रोसेस आएगा, आपके पास एक स्टेप्स आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कहते हैं इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। और यही चीज आपको आपके रियल एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली है, क्योंकि वहां पर आपने अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अप्रोच पे बहुत काम करो, अपने कैलकुलेशन टेक्निक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ठीक है। बेसिक मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन पर काम करो। टेबल्स आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। डेसिमल नंबर्स में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कैसे आप जल्दी कर सकते हो, फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना है कैसे जल्दी कर सकते हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। आप हर एक चैप्टर को समराइज कर लो कि अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वेक्टर्स पढ़ा तो वेक्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो अगर आप कोशिश कर सकते हो कि एक पेज में आगे पीछे मिलाकर उसके सारे फॉर्मूलेज, सारी चीजें अगर मैं एक जगह लिख के रख लेता हूँ तो कभी भी कहीं पर भी अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे उस एक पेज के कंटेंट को रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बजाय इसके कि अगर मैं बुक में उसको ढूंढ रहा हूँ, फिर यहाँ पर इसको पढ़ा, फिर आगे बढ़े 2-4 पेज बाद फिर इसको पढ़ा, तो इससे अच्छा है कि आप एक पेज पे उसको लिख लो या एक छोटी सी डायरी पे उसको लिख लो, ताकि आप उसको रिवाइज आसानी से कर पाओ। ठीक है। क्योंकि अगर आप उन सब चीजों पे काम करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं।
तो वेक्टर्स हो गया, जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस में अगर हम बात करें कि भैया कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उस रिलेशन में अगर हमें बताना है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन दिया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इक्विवेलेंस अगर हो गया तो इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है। फंक्शंस में अगर नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, वन वन ऑन टू, है ना, या ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, या ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता है, कहीं पर आपने इसको शॉर्ट नोट में लिख लिया, तो आप बार बार इसको देखोगे ना, जब भी आपके पास खाली समय है, आपको लग रहा है मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, आपने वो डायरी ओपन करी और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एक हैबिट बना ली कि जब भी मैं खाली बैठूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, जब भी मेरे मन से आवाज आएगी मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, तो मैं उस डायरी को खोलूंगा, उसके सारे जो भी मैंने नोट्स बनाए उसको बस एक नॉवेल की तरह रीड करता जाऊंगा। तो जितनी बार वो आपके आंखों के सामने से गुजरेगा, वो सारी चीजें आपके जहन में बैठती जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन के दिन। आपको समझ में आएगा यार, एक्चुअली में हमने इन सब चीजों को इतनी बार देख लिया ना कि अब हमारे नसों में ये चीजें घुल चुकी है, ठीक है। तो हमें हमें मालूम है कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन में कई बार कुछ स्टेटमेंट या कोई लाइन होती है जिसका मतलब आपको समझ के सवालों को सॉल्व करना होता है, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ठीक है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब यह है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है। हालांकि इस बार आपका टेस्ट जो था वो ऑफलाइन हुआ था, बट इसके पहले ऑनलाइन हो रहा था। बट आप घर पे कोशिश कर सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, उसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो वहां पर टाइमर आपका चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो समय की टिक 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 है ना, ये आपको आपके तैयारी के दौरान भी सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान में रखते हुए हर बार अपनी प्रैक्टिस करी है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसका कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, या आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बट अगर आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की है तो एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये बहुत चीजें परेशान करती है, चाहे आप ऑफलाइन दो चाहे आप ऑनलाइन दो, आपको वहां पर ना बार बार घड़ी देखनी पड़ती है, आपको लगता है यार समय कैसे जल्दी से निकल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत सारा समय दे चुका हूँ एक आध दो क्वेश्चन में। तो इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस शुरुआत से अपनी ट्रेनिंग के दौरान, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चा आप तैयारी करता है ना उसको बोलो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी ट्रेनिंग के दौरान आप जितने, है ना, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सब करो, ठीक है। आप देखो अपने आप को चेक करो बार बार, है ना। सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर लोगे उतना ज्यादा आपको वहां पर एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसलिए टाइम बाउंड आप जो है प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप हमेशा समय की कीमत को समझते हुए चलोगे, और हर बार पेपर को अटेंड करते हुए अपनी एक बार स्ट्रैटेजी बना लो कि इस बार ना मैं इस तरह से अप्रोच करूंगा, इस बार ना मैं इस तरह से अप्रोच करूंगा। तो जब आप मल्टीपल टाइम पेपर को अप्रोच करोगे अलग अलग तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा जो है सुटेबल है। मगर ये सब चीजें जब आप पहले से करके रखोगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेल्प करेगा। आप एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नया नहीं करने वाले हो जो आपने साल भर नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, लर्न, टेस्ट, रिवाइज एंड सेल्फ इवेल्युएशन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में, उसको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने के बाद में अपने पूरे डाउट्स निकाल लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, उसके बाद टेस्ट दे दो। टेस्ट देने के बाद में और टेस्ट देने के पहले, पहले तो टेस्ट देने के पहले ये सोचो कि आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो या ना। आप तैयार हो अगर, तो ही टेस्ट दो, नहीं तो मत दो। नहीं तो आप बाद में अपने आप को एक्सक्यूज दोगे कि हाँ यार मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से ना, इसलिए मेरे नंबर खराब आए। ऐसा मत करो। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो, पूरे डाउट्स निकाल लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, फिर टेस्ट देने जाओ। जब टेस्ट देने जाओ तो एक बार पूछ लो कि मैं तैयार हूं या नहीं। अगर आप तैयार हो तभी टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद में आप ये चेक करो, क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से, है ना, एनालाइज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को। तो ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको फायदा मिलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, कहाँ पर आपने कितना समय दे दिया, जहां पर आपको बहुत कम समय देना था वहां पर आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने पूरे डाउट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद टेस्ट देना है, और टेस्ट के बाद आपको उसको उसका एनालिसिस करना है कि यार मैंने कौन कौन से सही किए, कौन कौन से गलत किए। अच्छा, जो गलत किए, क्या वो मैंने ऐसी टिक लगा दिया था, तुक्का मारा था क्या, या क्या मेरे मन में थॉट प्रोसेस चल रहा था। अगर ये वो सवाल है जो चैप्टर मेरा बहुत अच्छा था, उसमें से ये सवाल पूछा गया था, और मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ उसमें, मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको फिर उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है, उस चैप्टर को फिर से क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, आप उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है आज की तारीख में। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे अच्छे से पहले पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो। नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ लिया, उसके बाद डाउट्स क्लियर कर लो, उसके बाद टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो, क्या सही किया, क्या गलत किया, जो गलत किया वो क्यों गलत हो गया। क्या थॉट प्रोसेस गलत है? अगर थॉट प्रोसेस गलत है तो हर बार गलत करोगे। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ठीक है, कैलकुलेशन हम अगली बार थोड़ा सा और सिंसियरली सवाल को सॉल्व करेंगे। बट अगर वो थॉट प्रोसेस के थ्रू कंसेप्चुअली आप गलत कर रहे हो तो उस कंसेप्ट पे काम करो। नहीं तो हर बार उस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा, कंसेप्चुअली अगर आप सही नहीं हो तो आप हर बार गलत करोगे। तो इसलिए इस बात पे फोकस करो कि हम जब भी गलत कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। ठीक है, दूसरी चीज कि भैया जो चीज आपने गलत कर दी, ठीक है, उसका क्या है सर, उसको फिर जाके रिवाइज करो, उस चैप्टर को रिवाइज करो। ठीक है भाई, जैसे मान मान लो फॉर एग्जांपल आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको लगता है टाइम एंड वर्क तो मेरा बहुत ही अच्छा है। अब आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन गलत कर दिए पेपर में, तो आप पहले देखो कि यार ये तो मैं सही सोच के कर रहा था, इसका मतलब मैं कंसेप्चुअली रॉन्ग हूँ। अगर कैलकुलेशन वाइज आप गलत तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप कंसेप्चुअली रॉन्ग हो तो आप जाके उस चैप्टर को फिर से पढ़ो, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फिर से और एक्सप्लोर करो और प्रैक्टिस करो, ताकि आपसे वो गलतियां जो हो रही हैं वो अब सही होना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। सेल्फ एवोल्यूशन आप इसी तरीके से अपना कर सकते हो कि यार एक्चुअली में अब जा, अच्छा, अगर इस प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करोगे तो धीरे धीरे आपको आपकी आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी कि अच्छा ना, पहले के मॉक में अब के मॉक में मेरा जो अपग्रेडेशन है वो पॉजिटिवली हो रहा है और ये अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी बताया, समझाया, सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के और सेशन देखना चाहते हैं या आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है कि सर आप इस पर कोई वीडियो बना दो, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो। हमारी टीम हमेशा आपके लिए तैयार है, अच्छा कंटेंट देने के लिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाने के लिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो, आपके लिए फ्रूटफुल सेशन रहा हो, तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।